नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, हमने ग्रुप डी की एक सीरीज चला रखी है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, आज टेस्ट नंबर 2 की बारी है। कल हम टेस्ट नंबर 1 करा चुके हैं और उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में सभी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये टॉप 25 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के लिए। किसके लिए? साइंस के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अध्ययन कोचिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन का वजन ये बताती है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा। सबसे पहले तो आपको वजन और द्रव्यमान मतलब मास और वेट में अंतर समझना होगा कि जो मास होता है वो हर जगह इक्वल रहता है। मास कभी भी बदलता नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी के किसी कोने पे चले जाओ, ब्रह्मांड में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, मास उसका उतना ही रहता है। बदलता क्या है? बदलता है वेट। किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो है हर जगह अलग अलग ग्रेविटी होती है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होता है, जबकि जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो मतलब केंद्र से अगर ध्रुवों पर जाते हैं तो ग्रेविटी जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम चंद्रमा पे ग्रेविटी की बात करें तो वहाँ जो कितने होती है? G/6। कितनी होती है? G/6। तो जितना पृथ्वी पे होती है उसका G/6 है। अगर पृथ्वी पे वजन उसका 60 है तो 60 बटे आप कितना कर लेंगे? 6 कर लेंगे। 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 न्यूटन। कितना आएगा? 10 न्यूटन इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो क्या आंसर होगा इसका? 10 न्यूटन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन मतलब लय के द्वारा संकुचन मतलब श्रिंकेज के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। जी हाँ, गर्भाशय। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन ये आ जाता है कि गर्भाशय की जो रचना होती है वो किसकी? नाशपत्ती के आकार की होती है। कैसी होती है? जो नाशपत्ती के आकार की होती है गर्भाशय श्रेणी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके दोनों ओर, तो दोनों ओर दाएं और बाएं ओर अंडवाहिनी होती है। ठीक है, और इसका अगर निचले सिरे की बात करें तो निचला सिरा कैसा होता है? संकरा इसका होता है। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा। क्या कहते हैं हम? ग्रीवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक बिंदु है। क्वथनांक, क्वथनांक पूछ रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? तो जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जबकि अगर इसके हिमांक की बात करें, अगर इसके हिमांक की बात करें फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो कितना होता है? 0 डिग्री। वैसे तो 4 डिग्री सेल्सियस से जो है ये जमना स्टार्ट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। 4 डिग्री सेल्सियस से जमना स्टार्ट करता है, फिर भी अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा जाके जो है जम जाता है। बात समझ में आ रही है? तो पूरा जाके 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? कौन सा ऐसा ऊतक है जो ग्रंथियां बनाते हैं? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या मांसपेशी ऊतक, या एपिथेलियल ऊतक? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक जो है ये जो है ग्रंथियां बनाते हैं अलग अलग टाइप की, कोलम टाइप की, कोन टाइप की। और ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं? कोई श्वास नली में यूज होता है, कोई किडनी में। किडनी में कैसी होती है? कोन टाइप। और श्वास नली में कैसी होती है? कोलमन टाइप। तो ये इस तरह की ग्रंथियां बनाते हैं कौन? ये जो ग्रंथियां बनाते हैं उन ऊतक को कहते हैं एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पल्स। पल्स क्या है? पल्स किसकी तरंग है? मतलब स्पंदन की और कंपन की, या उच्च अवधि की, या कुछ समय की, या लगातार की? आपको पता है कि पल्स जो होता है बहुत ही छोटा सा समय होता है, बहुत ही छोटा। ठीक है, सेकंड, माइक्रो सेकंड से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ ही समय का जो समय होता है ये पल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ चलती हैं पल्स? ये आपको देखा होगा जब ऑक्सीजन वगैरह लगी रहती है हॉस्पिटल्स में, पल्स वगैरह चलती है। अगर मैं बात करूँ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की जो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। mmHg, ऊपर mm है और नीचे Hg। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है,
तो वो धड़कता है कितनी बार, 72 से 75 बार, ठीक है। मैक्सिमम वैसे 72 ही आता है, ठीक है। और अगर श्वसन दर की बात करें तो श्वसन दर जो होता है 16 से 18 होता है, कहीं कहीं 16 से 20 दिया होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 1 मिनट में आदमी 16 से 18 बार सांस ले पाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करती है, उसे क्या कहा जाता है? कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दहन। दहन, दहन आपको पता ही होगा, जो गर्मी पैदा कर रही है और प्रकाश पैदा कर रही है वो क्या कहलाएगी? दहन कहलाएगी, ठीक है। बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया जो भी है उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न जिसमें भी उत्पन्न होता है उसे क्या हम दहन ही कहते हैं। बात समझ में आ रही है? दहन एक तरह की ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन जो है आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग वगैरह होती है तो उसमें एसिटिलीन के साथ में ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हमारी पृथ्वी पर ना होती तो चीज़ों को जलाना बड़ा दुर्भर हो जाता, ठीक है। आपको पता है आप जो है माचिस जलाते हैं तो माचिस जलाते हैं इजीली, आग क्यों जल जाती है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तो वही जल्दी से नहीं आग लगने की, ठीक है। और दूसरा आपको पता है कि जो प्योर ऑक्सीजन हम ले भी नहीं सकते, प्योर ऑक्सीजन हम ले ही नहीं सकते क्योंकि वो फूंक देती है, ज्वलनशील गैस ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा का, देखो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है K बराबर हाफ mv², K बराबर हाफ mv², इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो m की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10, और v की वैल्यू कितनी, 6 गुना 6, तो 10 गुना 6 और बटे 2 करना पड़ेगा, तो 2 से 3 काट देंगे, ठीक है। 10 6 60 और 6 3 18, 180 कितना आया, 180 जूल आया। कितना आया भाई, 180 जूल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, 2 ऑप्शन नहीं, ये 1.8 है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? देखो साइंस बहुत ही ज़्यादा लेवल की आ रही है, 10th लेवल की साइंस मत समझो इसको, ये 11 12th की साइंस भी पूछी जा रही है, ठीक है। तो प्रतिरोध की बात करते हैं, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो क्या होता है, डेंसिटी, रो L/A होता है, ठीक है। तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, या तो डेंसिटी के है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के हैं। तो जो भी इसमें ऑप्शन में होगा वही सही आंसर होगा। ऑप्शन में दे रखा है लेंथ, लंबाई दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लंबाई के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है और इसके माध्यम से उत्पन्न धारा कितनी है, 0.5 एम्पियर की जो है धारा है, ठीक है। तो बल्ब की पावर क्या है, पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, क्या होता है, P बराबर VI होता है, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, 220, V की वैल्यू कितनी है 220, और I की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से भाग कर देंगे तो 110 आएगा। अब 110 तो सभी ऑप्शन में है, तो पावर का यहाँ आपको यूनिट भी याद रखनी है। देखो सभी के आंसर 110 दे रखे हैं, तो पावर की यूनिट होती है वाट, क्या होती है, वाट, या तो वाट कह सकते हो या जूल प्रति सेकंड कह सकते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वाट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसे भारी ऑर्बिट, सबसे भारी ऑर्बिट में किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो कौन सा ऐसा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आपको मिलेगी? मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या समान होती है वो हर एक ग्रुप में होती है। मतलब कहने का ये, जिस ग्रुप का एलिमेंट रहता है उसमें लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान होती है। उसी से वैलेंसी का पता चलता है भाई, फर्स्ट है तो उसकी जो है वैलेंसी क्या है, +1 होती है, ठीक है। फिर सेकंड है तो उसकी कितनी हो, 2 होती है। तो इस तरह से जो है इनके द्वारा ही पता चलता है। आपको पता है कि सेम किसकी होगी ये देखना है हमें, ठीक है। जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे उन्हीं की सेम होगी। तो इसमें एक ही ग्रुप के कौन कौन से हैं, एंटीमनी और बिस्मिथ, एंटीमनी और बिस्मिथ जो है, ठीक है। ये विषय ध्यान रखना है आपको। चलिए वैसे आप करके देख सकते हैं इसे। आगे चलते हैं। टावर के सिर से शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है। टावर के सिर से एक पत्थर छोड़े जाने पर जो है 4 सेकंड में वो कहाँ पहुंचता है, जमीन पर पहुंचता है। तो अब आपको ये बताना है, तो बताओ टावर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। टावर के सिर से छोड़ा जा रहा है,
शून्य वेग के साथ, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो प्रारंभिक वेग उसका कितना है, शून्य है। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएं s बराबर हाफ, s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ, कितना होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वेग कितना है, शून्य है, तो ये तो जीरो हो जाएगा भाई, इसका तो कोई मैटर ही नहीं होता, ठीक है। 1/2, जी की वैल्यू कितनी है, 1/2 हो गया, और जी की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम टी की वैल्यू 4 है, 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया, तो 2 से काटेंगे 8, ठीक है, 8 धाम कितना हो गया, 80। तो जो भी ऑप्शन में 80 होगा वो इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है। एक स्थिर बल है, वो केवल 2 सेकंड की अवधि के लिए एक 5 किलोग्राम की वस्तु है, उस पर वो कार्य कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो अब बताना है आपको कि यदि वस्तु का वेग हम 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दें तो बल का मान क्या होगा। तो बल का मान क्या होगा, जी हाँ, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि F बराबर होता है जी m ए, F बराबर क्या होता है, m a होता है, ठीक है। और m की वैल्यू कितनी है जी हाँ, 5 किलोग्राम। अब a क्या होता है, a होता है हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो वेग का परिवर्तन, तो मतलब 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 गए 3, और उसकी दर समय के साथ तो 3/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5 दिया 15, 15/2 आ गया, तो 15/2 कितना हो गया, 7.5 न्यूटन का बल लगेगा। जो भी इसमें आंसर 7.5 होगा वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साधारण आवर्धक लेंस, एक साधारण आवर्धक गिलास, सॉरी क्या पूछा है, गिलास में निम्न शामिल है। तो एक साधारण आवर्धक लेंस में क्या शामिल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उच्च फोकल लंबाई का अवतल लेंस या छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण आवर्धक लेंस की अगर यहाँ बात की जा रही है तो यहाँ बात हो रही है कौन से लेंस की, उत्तल लेंस की। कौन से लेंस की, उत्तल लेंस की। तो अवतल लेंस वाले ऑप्शन तो आपके पहले ही कट गए, अवतल लेंस वाले ऑप्शन आपके पहले ही कट गए, बचे आपके क्या, उत्तल लेंस के ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब इसका आंसर सही क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस की बात हो रही है। कौन सी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस की बात हो रही है। आखिर उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति या आकार या उसकी स्थिति वो किस पे डिपेंड करती है, वस्तु की फोकस दूरी पे ही डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वस्तु की फोकस दूरी पे, ठीक है। और उत्तल लेंस का द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उत्तल, ये तो लेंस है, खैर दर्पण की बात कर रहा था मैं यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतने कण हैं शामिल है। यदि CO2 के इतने कण मौजूद हैं तो CO2 का अणुओं की संख्या पूछ रहा है। CO2 के अणुओं, देखो 1 ग्राम अणु में जो ये अवोगाद्रो संख्या जो होती है हमारी, वो होती है 6.23 गुना 10⁻23। कितना होता है, 6.023 अवोगाद्रो संख्या कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक अणु में इतने कण होते हैं, एक अणु में कितने कण होते हैं, ठीक है। तो इतने कण में एक अणु होता है, और इतने कण में कितने होंगे, तो इसको हम भाग देंगे 3.0115 गुना 10⁻23 को हम भाग देंगे किससे, 6.023 गुना 10⁻23। तो 10⁻23 से 10⁻23 कट गया, और इससे इसको काटेंगे लगभग 2 बार कट जाएगा, तो 1/2 आएगा। 1/2 कितना होता है भाई, 0.5। क्या होता है 1/2, 0.5। तो इसका सही आंसर होगा 0.5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, कौन सा, जो नॉर्मल एसिड है सभी के लिए क्या आम तत्व है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 से इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सभी एसिड देख लो, HCl देख लो, H2SO4 देख लो, ठीक है, HNO3 देख लो, तो आप देख रहे होंगे सभी में क्या आ रहा है, H आ रहा है। सभी में क्या आ रहा है, H आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो हाइड्रोजन जो है कॉमन है सभी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, कहाँ से पता लगा सकता है मनुष्य की, देखो मनुष्य की आनुवांशिका का पता वहाँ से लगाया जा सकता है जहाँ मनुष्य पैदा हुआ, सबसे पहले जन्म जहाँ मनुष्य ने लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी।
तो मनुष्य का की अनुवांशिकी का जो पता लगाया जा सकता है वो कहाँ से लगाया जा सकता है? अफ्रीकी मूल से, अफ्रीका महादेश, क्योंकि सबसे पहले यहीं हुआ था। अगर हम मनुष्य के जीवन की बात करें तो मनुष्य का जो जन्म है वो किससे माना जाता है? वो माना जाता है ड्रायोपीथेकस से। किससे? ड्रायोपीथेकस, समझ रहे हैं ना? ड्रायोपीथेकस एक जीव है, उससे मनुष्य का जो है जन्म माना जाता है, ठीक है। और मानव विकास की अगर हम बात करें, सबसे पहली पीढ़ी, अगर पहली पीढ़ी बताएं मानव की, उसे कहते हैं रामापीथेकस, उसे कहते हैं रामापीथेकस। तो मनुष्य की पहली पीढ़ी को तो रामापीथेकस, और ये रामापीथेकस बना किससे था? ड्रायोपीथेकस से, ठीक है। ये कहाँ से बना था? ड्रायोपीथेकस से। समझ में बात आ रही है ये, ठीक है। और आज आधुनिक की अगर हम बात करें तो हमें क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस। क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस। चलिए, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2, N2 मतलब नाइट्रोजन के बंध को बनाने में भाग लेते हैं? जी हाँ, तो नाइट्रोजन का बंध देखो किस तरह से बनता है। एक नाइट्रोजन ये हो गया, एक नाइट्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 5। इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? 5, ठीक है। 5 इसके पास होते हैं। और आपको पता है कि अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भाई इसके पास 5 है, तो 3 ये इससे लेगा, ये 3 किससे लेगा? ये 3 इससे लेगा, ठीक है। इसके पास 5 है, तो ये 3 किससे लेगा? ये 3 किससे लेगा? इससे लेगा। तो टोटल मिला के 8 इनके इस तरह से होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉनों ने साझेदारी करी? 3 किसने करी? 3 किसने? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने साझेदारी करी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन जो है 3 दोनों तरफ से भाग ले रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किस धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा अलग किया जा सकता है? विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है। तो इनमें से कोई सी एक धातु है जिसका केवल विद्युत अपघटन द्वारा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ये होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वैसे मैं आपको बताऊं ये एक उभयधर्मी धातु है, ये अम्लीय भी और क्षारीय भी है, दोनों तरह के इसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो उभयधर्मी है ये, ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, जो धातु उसकी मैंने आपको बताया क्या है? उभयधर्मी है, ठीक है, क्योंकि अम्लीय क्षारीय दोनों तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, पता होना चाहिए आपको, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड जो इसके बनते हैं एल्यूमिनियम के, ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों के में समान, अच्छा, जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें समान वर्ग के जो तत्व होते हैं, समान वर्ग के जो तत्व हैं उनमें समान क्या होता है? कहाँ उन्हें रखा गया है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन या उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, या परमाणु भार समान होते हैं, या परमाणु जो समान वर्ग के तत्व हैं उनका क्या समान होता है, ये इसने पूछा है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। अभी तो मैं पीछे बता गया हूं कि जो एक ही वर्ग के परमाणु हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, मतलब उनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान, कितने की उन्हें जरूरत होती है, उनकी वैलेंसी कितनी होती है, वही तो चीज़ है, तो वो सब चीज़ समान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो कड़ी जटिल से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जो कवक होते हैं उनकी बनी होती है किसकी? काइटिन की, जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। बात समझ में आ रही है? और ये पेक्टिन, पेक्टिन क्या कहाँ जमा होता है? ये पेक्टिन होता है आपका कोलेनकाइमा टिश्यू पे, और जबकि लिग्निन कहाँ होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू वगैरह पे, ठीक है नहीं। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी धातु ऑक्साइड, कौन सी धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एपोस्टेरिक ऑक्साइड है? उभयधर्मी के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया है आपसे, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है भैया? एल्यूमिनियम बनाते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो आपके क्षारीय ऑक्साइड भी और अम्लीय ऑक्साइड दोनों तरह के। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर, एक एक पेपर में 2 क्वेश्चन एक से दे रखे हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने उभयधर्मी ऑक्साइड, अगर आपने सही से पढ़ा हो तो उसी में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड और कोन, रोड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? रोड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ये गलत है भाई, ये इसके ऑप्शन नहीं है। रोड, फेफड़े सही है, कान ये भी सही है, नाक, और ये परमाणु, ये ऑप्शन गलत हो गए भाई। इसमें मैं यहाँ लिख लेता हूँ आँख, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये आँख ही है। रोड और कोन जो है कहाँ पाए जाते हैं? आँख में पाए जाते हैं। अब रोड और कोन क्या है भाई? रोड जो होते हैं, कोन जो होती हैं कैसी होती हैं?
शंकु आकार, ठीक है। और रोड होती हैं कैसी, रेखीय आकार छड़। तो शंकु आकार और रेखीय आकार छड़ कहाँ पाई जाती हैं, ये आंख में पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको पता है। जो शंकु आकार होती हैं वो क्या होती हैं, वो रंगों को बताती हैं कि किस तरह का रंग है, ठीक है, देखने के लिए। बात समझ में आ रही, रंगों की प्रतिक्रिया देती हैं वो, ठीक है। और अगर हम छड़ के प्रकार की बात करें तो वो प्रकाश की इंटेंसिटी बताती हैं, मतलब तीव्रता की बताती हैं कि कोई चीज धुंधला चमक रहा है या साफ चमक रहा है। बात समझ में आ रही है। जो छड़ आकार की होती हैं, जो आपकी मतलब रोड आकार की होती हैं, वो तो क्या बताती हैं कि कोई चीज़ तुम्हें साफ स्पष्ट दिख रही है या धुंधली दिख रही है। और जबकि कोन, ये क्या बताती हैं कि उसका कलर कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं, और चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है हम आपको बोर्ड के द्वारा बहुत अच्छे से बहुत ही सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा सकें, ठीक है। तो आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जल्दी से इस चैनल को जो है उठा दीजिए। धन्यवाद।